फाइनल की पूरी डीटी, हाँ जी बिल्कुल पूरी डीटी, कंप्लीट डीटी। ओके, डीटी देखो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें दो अलग अलग पार्ट्स डिवाइडेड नहीं होते। डायरेक्ट टैक्स कंप्लीट एक ही सब्जेक्ट है, ठीक है। तो आप सबसे पहले थोड़ा बहुत हम पेपर के बारे में लिखेंगे। आप लोग लिखना स्टार्ट करिए। पेपर नंबर 15। कंप्लीट कोर्स हैंड रिटन नहीं होगा, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हम लिख करके ही करेंगे। चाहे अपनी क्लास 1.5 घंटे की लगे रोज या 2 घंटे की करनी पड़े, वो कोई इश्यू नहीं है। बट लिखने से क्या होता है ना, एक तो सबसे पहले आप इधर लिख करके करोगे तो ऑन द स्पॉट आपके दिमाग में चीजें चली जाएगी, और आपको कोई डाउट भी होगा तो जब आप उसे लिखते हो ना तो आपको चीजें और क्लियर होती है। डाउट ज्यादा से ज्यादा अराइज होते हैं और वो बेस्ट है, बिकॉज अब आप फाइनल लेवल पर हो ना, अभी आपका फाउंडेशन लेवल बिल्कुल चिल्लर होता है। देखो, इंटरमीडिएट लेवल में ऐसा नहीं बोलूंगी कि एकदम ही बेकार होता है, एवरेज होता है। बट फाइनल क्योंकि लास्ट लेवल है तो इंस्टीट्यूट इसके अंदर पेपर का लेवल भी बहुत अच्छा रखता है। गुड मॉर्निंग जानवी। पेपर का लेवल भी बहुत अच्छा रखता है, और जो पासिंग परसेंटेज होता है वो भी कंपैरेटिवली कम होता है फाइनल लेवल पे। और कौन सा वो ग्रुप है जो फाइनल पे सबसे ज्यादा अटकाता है लोगों को, टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो वो है आपका ग्रुप थर्ड। ग्रुप 3 ऐसा है बिकॉज इसके अंदर आपके कौन से 4 पेपर्स आते हैं। एक तो आपका एसएफएम इसमें आता है, एससीएम भी इसी के अंदर आता है, लॉ भी इसमें आता है और डीटी भी। मतलब चारों भयंकर पेपर, चारों बहुत ही बड़े हैं, भयंकर तो क्या बहुत लेंदी हैं। इनकी जो डिटेल्स हैं ये खुद ही अपने आप में इतने बड़े पेपर हैं। एसएफएम बहुत बड़ा, नो डाउट चैप्टर्स 5 ही हैं एसएफएम के अंदर, टोटल केवल आपको 5 चैप्टर पढ़ने हैं, लेकिन वो 5 चैप्टर ही बहुत लेंदी है। कंटेंट कम है, कॉन्टेक्स्ट ज्यादा है। एससीएम में जो कॉस्टिंग वाला पार्ट है, तो आप इंटरमीडिएट में जितनी कॉस्टिंग करके आए हो उससे काफी ज्यादा लेवल का है। लॉ, आपको लॉ के अंदर पूरे 498 सेक्शंस, 498 492 मतलब ट्रिब्यूनल तक के, एनसीएलटी तक के सारे सेक्शंस करने हैं। इंटर में आप कंपनी लॉ कितनी पढ़ते हो, शायद 40 नंबर की। एक तो टाइप्स ऑफ कंपनीज पढ़ते हो, एक आप मीटिंग्स पढ़ते हो और एक डायरेक्टर्स पढ़ते हो बेसिक, राइट। इधर आपका डायरेक्टर्स ही केवल केवल डायरेक्टर 100 पेज का होता है, तो एक डायरेक्टर्स ही बहुत बड़ा है। उसके बाद उसी में मीटिंग्स वगैरह सब आ जाता है, बहुत ही लेंदी चैप्टर। देन आपका अदर लॉज में सेबी वगैरह करके, मनी लॉन्ड्रिंग, ये सब लेंदी हो जाता है। और टीटी महाराज जी तो है ही अपने आप में, ठीक है। इसमें आपको इंटर का कंटेंट भी पढ़ना है, प्लस फाइनल का जो आएगा अलग से, वो फाइनल नॉर्मल डायरेक्ट टैक्स के अकॉर्डिंग तो करना ही है, प्लस इंटरनेशनल टैक्सेशन भी सीखना है, बाहर का टैक्सेशन कैसे होता है। तो इसीलिए ग्रुप 3 क्लियर करना सबसे बड़ी बात होती है। अगर आपका ग्रुप 3 आसानी से प्रिपेयर्ड है ना, तो आपको ग्रुप 4 में तो ज्यादा समस्या नहीं आएगी। ग्रुप 4 में केवल एक पेपर है जो लेंदी होता है, एंड दैट इज सीएफआर। केवल सीएफआर है, बिकॉज अभी भी ये लेंदी क्यों है, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने इसके अंदर अब सारे के सारे इंडियस लगा दिए, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आते थे, अब उनको कंप्लीटली हटा करके अब कोई कंफ्यूजन नहीं छोड़ा, और अब सब जगह इंडियस आ गए अपने सीएफआर में, ठीक है। बाकी आपके फाइनल के अंदर इजी होते हैं, कॉस्ट ऑडिट बहुत ही छोटा है, पीवीएसपीएम बहुत छोटा है, तो इजी सब्जेक्ट होते हैं। चलिए, अब पेपर नंबर 15। सबसे पहला आपका पेपर पैटर्न कैसा होगा। पेपर पैटर्न सेम इंटरमीडिएट लेवल का जैसा होगा, एमसीक्यू आएंगे और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आएंगे। एमसीक्यू एंड डिस्क्रिप्टिव लिखना है ये, देखिए, एमसीक्यू एंड डिस्क्रिप्टिव। 15 एमसीक्यू आएंगे, 2 नंबर का एक, दैट मीन्स 30 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज हो गए। 15 एमसीक्यू आते हैं 2 नंबर का। जब पहली बार ये एमसीक्यू लाए थे ना ये सिलेबस 22 में, तो जस्टिफिकेशन मांगते थे, बट अब बधाई हो, जस्टिफिकेशन नहीं मांगते अभी तक तो। अब आपके अटेम्प्ट में बदल देते तो कुछ नहीं पता, तो भगवान को प्रार्थना, आप प्रसाद चढ़ा करके जाएंगे, ठीक है।
डिस्क्रिप्टिव आपका आता है 5 क्वेश्चंस करने होते हैं, 14 मार्क्स का एक क्वेश्चन। तो ऐसा करके आपका डिस्क्रिप्टिव टोटल कितने का हो गया? 70 नंबर का। ठीक है, वैसे डिस्क्रिप्टिव में 7 आपको मिलेंगे क्वेश्चंस, जिसमें से 5 करना है, 2 आप ऑप्शन में छोड़ सकते हो, सेम जैसा इंटरमीडिएट में था। ओके, अभी पेपर नंबर 15 का नाम क्या है? तो पेपर नंबर 15 का नाम है डायरेक्ट टैक्स लॉज एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन। डायरेक्ट टैक्स लॉज एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन, मतलब पेपर नंबर 15 ही अपने आप में 2 सेक्शंस में डिवाइडेड है। एक सेक्शन में तो आपको पढ़ना है डायरेक्ट टैक्स लॉज के बारे में, और एक सेक्शन में आपको पढ़ना है इंटरनेशनल टैक्सेशन के बारे में। अच्छा, इधर मैं एक छोटा सा क्वेश्चन करूंगी। इंटरमीडिएट में आप पढ़ते हो इनकम टैक्स एक्ट 1961 ना, बुक पे ये लिखा रहता है इनकम टैक्स एक्ट, बट इधर फिर डायरेक्ट टैक्स लॉ क्यों बोला? इंटर में भी ऐसा ही क्यों नहीं बोल दिया, जब डीटी ही होता है, हम तो डीटी बोलते हैं ना, तो क्यों है ऐसा? इनकम टैक्स एक्ट और डायरेक्ट टैक्स लॉ अलग अलग है क्या? अलग है? हुँ? अलग है तभी लिखा हुआ है अलग अलग, ठीक है, तो क्या डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है? मान लो ये तुम्हारे इंटरव्यू में ही पूछ लिया सवाल, आप इन अरे यार, बहुत बढ़िया। देखो, आप इंटरमीडिएट के अंदर इनकम टैक्स एक्ट पढ़ते हो, यानी कि आप वो चीजें पढ़ते हो जो फाइनेंस एक्ट से अप्रूव हो चुकी है। एक्ट हम किस चीज को बोलते हैं? ऐसा लॉ जो पार्लियामेंट ने पास कर दिया, जिसपे फाइनली प्रेसिडेंट ने साइन कर दिए। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स लॉ इधर नाम क्यों दिया? क्योंकि आप इसके अंदर एक्ट की चीजें तो पढ़ते ही पढ़ते हो। क्या आपने इंटरमीडिएट में केस लॉज पढ़े थे क्या? नहीं आते? हाँ, डीटी में नहीं थे ना। इनकम टैक्स में आपने केस लॉज पढ़े थे क्या? नहीं, तो इधर आप केस लॉज भी पढ़ोगे। क्या उधर आपने सर्कुलर्स को सेपरेटली पढ़ा था क्या? इधर आप सर्कुलर्स भी पढ़ोगे। क्या आपने नोटिफिकेशंस पढ़े थे उधर अलग से? इधर आपको नोटिफिकेशंस को भी देखना है। तो ये सारी चीजें मिलाकर के, प्लस उधर आपने केवल हेड्स की कंप्यूटेशन और उस पर टैक्स कैसे निकालना है, इनकम निकालना सीखा और टैक्स निकालना सीखा, ये सब कुछ एक्ट में लिखा हुआ है। अभी अगर किसी इंसान ने वो सेल्फ असेसमेंट गलत कर दिया, तो उसके ऊपर लीगल प्रोसीडिंग्स क्या होगी, ये सब कुछ आप पढ़ोगे यहाँ पर, एंड दैट्स वाई इसे नाम दिया है लॉ, क्योंकि आप एक्ट के बियॉन्ड जाकर के चीजें पढ़ते हो। एक्ट में तो आप लिमिटेड चीजें पढ़ते हो जो रूल्स के थ्रू स्पेसिफाई कर दी। इंटरमीडिएट में आप क्या पढ़ते हो? एक्ट प्लस रूल्स। बेसिक एक्ट पढ़ोगे एंड देन जो रूल्स आए थे। अच्छा, इनकम टैक्स रूल्स कौन से साल में आए थे? 19 कब आया था इनकम टैक्स एक्ट? तो ज्यादा बूढ़ा कर दिया बेचारे को। 1961 में एक्ट आया था, रूल्स कब आए थे? ऑनलाइन वालों के कुछ जवाब आ रहे हैं। एक्ट तो 1961, हाँ बिल्कुल, एक्ट तो 1961 में आया था। रूल्स कब आए थे? रूल्स आए थे एक साल बाद, 62 में। तो डिफरेंस क्या होता है एक्ट और रूल्स में? कोई डिफरेंस होता भी है कि नहीं? ये तो इंटर का ही है। एक्ट और रूल्स में कोई डिफरेंस होता है? ऐसा क्यों? रूल्स होते हैं जनरल गाइडलाइंस। गाइडलाइंस अबाउट व्हाट? एकदम करेक्ट, करेक्ट वर्ड ये तो, दोनों मिलाकर के करेक्ट हो गया ना। गाइडलाइंस कि आपको एक्ट को इम्प्लीमेंट कैसे करना है, वो होता है रूल्स में। तो अभी इनकम टैक्स में सारी चीजें आप जो देखते हो, वो प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर के अकॉर्डिंग देखते हो, कि भाई आपने पहले प्रीवियस ईयर में इनकम कमाई, पूरा साल भर इनकम अर्न करो, साल खत्म होगा, फिर जुलाई में जाकर के आप अपनी रिटर्न भरोगे
और वो टाइम पे आपका टैक्स पे होगा। दैट मीन्स इनकम टैक्स के जो चेंजेस हैं या इनकम टैक्स जो अप्लाई होता है वो हमेशा अप्लाई होता है कब से? 1 अप्रैल से। तो इसीलिए रूल्स एक्ट के 1 साल बाद आए। एक्ट बना दिया पहले तो, फिर एक्ट में बहुत ज्यादा समस्या आने लगी, जैसे ही मार्च आया एंडिंग आई, एंडिंग के बाद में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हुई। फिर गवर्नमेंट ने क्लैरिफिकेशन के लिए कि आपको ये चीज ऐसे अप्लाई करनी है, क्या रेट्स लगेगी, रूल्स में बेसिकली रेट्स को क्लासिफाई करा है। तो वो चीज 1 साल के बाद इसलिए आई थी, रूल्स एक्ट से 1 साल के बाद आए थे। चलिए, ये तो बहुत ही जनरल डिस्कशन, ये हमारे फाइनल में नहीं पूछा, बट एक जनरल नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि फाइनल लेवल के स्टूडेंट से ये अपेक्षा करी जाती है कि उसे बहुत ज्यादा नॉलेज होगी, और ये नॉलेज आपकी धीरे धीरे इंप्रूव होगी, जैसे जैसे आप पढ़ोगे वैसे वैसे आपकी नॉलेज इंप्रूव होगी। चलिए, अब अपने पेपर के सेक्शंस को देखते हैं। तो 2 सेक्शन में आपका पेपर डिवाइडेड है, डायरेक्ट टैक्स लॉज एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन। इसमें जो डीटी वाला पार्ट है दैट इज सेक्शन ए, ये है आपका 60%। एंड जो हमारा इंटरनेशनल टैक्सेशन है, इंटरनेशनल टैक्सेशन है 40%। 60% आपको डीटी पढ़ना है, 40% आपको इंटरनेशनल टैक्सेशन पढ़ना है। ओके, ये कंप्लीटली न्यू है, एकदम ही नया, कभी आपने इसके बारे में ना कुछ सुना है ना कुछ पढ़ा है, बट ये 60% में से काफी हद तक का हिस्सा आपका पुराना ही है। ये टैक्स तो वही रहेगा ना, ठीक है। अब टैक्स कंप्यूट कैसे होता है, कैसे टैक्स कंप्यूट होता है? हाँ, नहीं बताना है। हाँ, ये आपको मुझे बताना है कि टैक्स कंप्यूट कैसे होता है। प्रीवियस ईयर की इनकम पे टैक्स निकालते हो, प्रीवियस ईयर की इनकम कैसे आती है? 5 हेड्स, कौन से सेक्शन वाइज बता सकते हो? जस्ट जनरल, अगर बता सकते हो तो जितना याद है, क्योंकि फाइनल में आपको थोड़ा सा सेक्शंस याद करने की रिक्वायरमेंट हो जाएगी इसलिए। सैलरी 15 से 17, फिर हमारा आता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी आता है हमारा 22 से 27, फिर आता है हमारा बहुत ही बड़ा पीजीबीपी, पीजीबीपी आता है 28 से 44, फिर आता है हमारा कैपिटल गेन, कैपिटल गेन आता है आपका 45 से 55 तक। एंड देन जो भी इनकम इन चारों हेड्स में नहीं गई प्लस एग्जेम्प्ट नहीं है अंडर सेक्शन 10, वो जाती है अदर सोर्सेज हेड में। तो अदर सोर्सेज हेड आता है आपका 56 से 59, क्योंकि उसके बाद सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड आ जाता है। 60 सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड है, क्लबिंग 60 से आपका क्लबिंग आ जाएगा, एंड देन 70 से आपका सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड आ जाता है, और फिर 80 वाली लाइन में डिडक्शंस चली जाती है। ये पूरा फॉर्मेट है इनकम निकालने का, और फिर उस इनकम पे टैक्स निकालने का। तो पांचों हेड की इनकम आ गई, ठीक है। 5 हेड्स की इनकम, इधर 5 हेड्स इंडिविजुअली नहीं लिखते हैं, ऐसे ही लिख लेते हैं, ये अभी आपको नहीं लिखना। अब इस पांचों हेड की इनकम में क्या करते हैं? डायरेक्टली रिडक्शंस, या पहले सेट ऑफ होता है? पहले सेट ऑफ होता है या पहले डिडक्शन मिलती है? पहले सेट ऑफ होता है, तो सही, पहले होगा सेट ऑफ, और क्लबिंग, पहले क्लबिंग होती है, सेट ऑफ एंड क्लबिंग होता है। आफ्टर दैट आपकी आती है जीटीआई, ग्रॉस टोटल इनकम। इस ग्रॉस टोटल इनकम से आप क्या देते हो? डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, 80C टू 80U। तो बचपन में तो आपने बहुत ही कम डिडक्शन पढ़ी थी ना, 80C पढ़ी थी, 80CCC पढ़ी थी, CCD, और वो मेडिकल वाली वगैरह करके छोटी छोटी डिडक्शन, राइट, जो आपकी इन्वेस्टमेंट बेस्ड डिडक्शंस होती है। बट अब आपको सारी डिडक्शंस पढ़नी है, और मेन फोकस होता है इनकम बेस्ड डिडक्शंस के ऊपर, जो हम इंटर में छोड़ देते हैं ना,
पढ़ते तो हैं, पढ़ाते तो है, लेकिन हम तो छोड़ देते हैं और हमें बोला भी यही जाता है कि आप इसे इंटर में छोड़ दो, क्योंकि वो आती ही नहीं है। इधर वो वाली डिडक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये डिडक्शंस देने के बाद में जो इनकम आती है, इसे हम बोलते हैं टोटल इनकम और टैक्सेबल इनकम। इस इनकम के ऊपर आप अपना टैक्स कंप्यूट करते हो। तो ये छोटा सा आपने इंटरमीडिएट में पढ़ा था। अभी ये रिकॉल क्यों करवाया, क्योंकि कुछ टॉपिक्स आपको इंटर के वापस पढ़ने हैं, जैसे आप सभी का फेवरेट पीजीबीपी। पीजीबीपी आपको वापस से पढ़ना है, पूरा इंटर का तो पढ़ना ही पढ़ना है, एक्सेस भी, हाँ, फाइनल वाला जो इंटर में छोड़ दिया था ना कि यार छोटे अभी तो मासूम मासूम बच्चे हैं, क्या पीजीबीपी इतना पढ़ाए, वो आपको फाइनल में अब ये सोच रहे हैं कि अब ये मासूम बच्चे नहीं रहे, अब इनको जाकर के कॉर्पोरेट्स में जाना है, नौकरियां करनी है, लोगों के टैक्सेशन कंप्यूट करने हैं। अच्छा, एक और अच्छी बात, अभी आप लोगों का अटेम्प्ट आएगा जून 25 ना? अच्छा, आपका दिसंबर है, ठीक है, तो तब तक अपना डायरेक्ट टैक्स कोड आ जाएगा, डायरेक्ट टैक्स कोड 2025। इसमें जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि सीएमए को टैक्स ऑडिट दे रहे हैं। अभी तक टैक्स ऑडिट केवल किसके लिए था? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए, बट अब कॉस्ट अकाउंटेंट्स एंड कंपनी सेक्रेटरीज को भी टैक्स ऑडिट दे रहे हैं। अब कंपनी सेक्रेटरीज का तो स्कोप वैसे ही हट गया, क्योंकि उन्होंने अपने करिकुलम से ही टैक्सेशन हटा दिया, उनकी पढ़ाई में अब टैक्सेशन है ही नहीं, सब्जेक्ट ही हटा दिया उन्होंने, सारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हटा दिए। तो बचा कौन? केवल सीएमए। तो पहले जो जॉब्स हमारी टैक्सेशन में नहीं लगती थी ना, या किसी को अगर प्रैक्टिस में जाना है तो प्रैक्टिस में उतना स्कोप नहीं होता था, आपने कंप्यूटेशन कर दी, फिर आपको वो स्टैम्प के लिए, साइन के लिए किसी सीए को कॉल करना पड़ता था, आधा पैसा उसको दो फालतू में। अब पूरा पैसा तुम ले सकते, किसी को अगर प्रैक्टिस में जाना है तो। कोई है इधर जिसे प्रैक्टिस में जानो? बिजनेस, बिजनेस या प्रैक्टिस? अपन, अपन, अच्छा अपन, ऐसा प्रैक्टिस करनी है स्टार्टिंग से। हाँ, 6 महीने साल भर जॉब करो और उसके बाद फिर आपको बिजनेस प्रैक्टिस जो भी करना है वो उसके बाद करनी चाहिए, थोड़ा एटलीस्ट 6 महीने का तो एक्सपोजर लेना चाहिए जॉब का, तो बहुत ज्यादा हो जाता है। 2 साल क्या है, नौकरी में कुछ नहीं सीखने को मिलता है इतना, देखो मतलब ऐसे हर्ट नहीं होना कोई प्लीज, ठीक है, बट नौकरी में क्या होता है ना, रिपीटेटिव काम होता है। जो जॉब होता है ना, जॉब के अंदर आप एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय जब बनते हो तो उसमें आप रिपीटेटिव काम करते हो, पहले 3 महीने आपको सिखाया जाता है, उसके बाद वही काम ऑन अ रेगुलर बेसिस चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। तो इसलिए 6 महीने इनफ है वो काम सीखने के। अभी अपने सब्जेक्ट पे आ जाते हैं। हाउ, लिखिए आप, हाउ डीटी इन फाइनल इज डिफरेंट एंड रिलेटेड टू डीटी इन इंटर। सबसे पहले ये तो जानने की हमने जो पहले पढ़ा है डायरेक्ट टैक्स, वो वेस्ट हो गया या काम आएगा। तो कंटेंट ऑफ डीटी, डायरेक्ट टैक्स का कंटेंट, इंटर से कितना पढ़ना है और फाइनल से कितना पढ़ना है। सबसे पहला बेसिक टैक्स रेट्स, सबसे पहला चैप्टर होगा बेसिक्स। बेसिक्स में आता है टैक्स रेट्स, इंटरमीडिएट में भी पढ़ा था आपने, बिल्कुल, और अब फाइनल में भी पढ़ना है। सेम है क्या? बिल्कुल, और थोड़ा एक्स्ट्रा भी है। एक्स्ट्रा जैसे कि आपने इंटर के अंदर टैक्स रेट्स पढ़ी थी किसकी? इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, कंपनी, लोकल अथॉरिटी, फर्म, इन सब का पढ़ा था। एजेपी, अच्छा एजेपी क्या होता है? आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, क्या होता है? ये तो फुल फॉर्म होती है, एजेपी होता क्या है? जॉइंट वेंचर एजेपी होता है, तो फिर एओपी बीओआई क्या होंगे?
जॉइंट वेंचर तो मेरे हिसाब से एओपी बीओआई में जाने चाहिए, है ना, एसोसिएशन ऑफ पर्संस। एजेपी क्या होता है? आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन। ये एग्जाम्पल तो नहीं भूल सकते। मैं मानती हूँ जीएसटी थोड़ी भूल सकते हो, पर एजेपी का एग्जाम्पल नहीं भूल सकते हो यार। अच्छा, ओ माय गॉड मूवी देखी है? फर्स्ट वाली, सेकंड सेकंड वाली तो काम की नहीं है, फर्स्ट वाली है ना, फर्स्ट वाली। उसमें वो क्या करते हैं, परेश रावल होता है शायद, है ना, वो गॉड पे केस करते हैं, राइट? तो अभी वो गॉड पे केस करते हैं, गॉड आते हैं क्या खुद? गॉड को रिप्रेजेंट कौन करता है? हाँ, मिथुन चक्रवर्ती, वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो एक एग्जाम्पल हो गया एजेपी का, वो एक रियल एग्जाम्पल है एजेपी का। अपार्ट फ्रॉम दिस, हमारा सीएमए इंस्टीट्यूट एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। आप इंस्टीट्यूट पर केस करोगे, इंस्टीट्यूट क्या एग्जिस्ट करता है क्या? इंस्टीट्यूट जैसा कोई ऐसा इंसान है कि हाँ ये इंस्टीट्यूट है? नहीं। इंस्टीट्यूट को एक ग्रुप ऑफ पीपल रिप्रेजेंट करते हैं ना, वो लोग, उन लोगों को आप सू कर सकते हो। ऐसा ही चार्टर्ड अकाउंटेंट, आईसीएआई बोर्ड जो है, या अपना जो बार काउंसिल है, लॉयर्स का जो होता है बार काउंसिल, तो ये लोग क्या है, एजेपी का एग्जाम्पल। फिर आप बोलोगे कंपनी भी फिर तो वही हो गई, बट कंपनी तो एक अलग एसएसी है, डिफरेंस क्या हो गया एजेपी और कंपनी में? लिमिटेड ओनर्स होते हैं। एजेपी किसी एक्ट में नहीं होता, इधर बोला आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन, तो फिर आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन में कंपनी नहीं आएगी क्या? क्या कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन नहीं होती है? होती है। कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन होती है, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, कॉमन सील होती है, सारी चीजें होती है। फिर ऐसा लग रहा है ये डीटी की क्लास नहीं है, ये जनरल क्लास है, ऐसा आपको लग रहा होगा। नहीं, देखो, एजेपी को जहां डिफाइन करा है ना, अगर आप बेयर एक्ट पढ़ोगे इनकम टैक्स का, तो जहां एजेपी को डिफाइन करा है, उधर ये बोला है दैट आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन अदर देन कवर्ड अबव। तो अबव क्योंकि कंपनी कवर हो चुकी, इसीलिए इधर एजेपी में कंपनी को नहीं मानते। अदरवाइज कंपनी इज ऑल्सो एन आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन। लेकिन इनकम टैक्स ने, क्योंकि कंपनी को ऑलरेडी पर्सन में इंक्लूड कर लिया था, तो फिर कंपनी के अलावा जितने भी आर्टिफिशियल पर्सन बच गए ना, वो एजेपी में जाते हैं। ट्रस्ट, चैरिटेबल ट्रस्ट, जिसका असेसमेंट आपको पढ़ना है फाइनल पे पूरा, और बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 100% क्वेश्चन आता है। ट्रस्ट इसमें जाएगा एजेपी में। ऑलराइट, आगे, नेक्स्ट, पीजीबीपी। इंटर का पीजीबीपी फाइनल में भी पढ़ना है, प्लस और एक्सेस पढ़ना है। और क्या है भाई इंटरमीडिएट का? कैपिटल गेन, कैपिटल गेन। नहीं, वो दोनों हेड्स को हटा दिया, बोले ये तो तुम इंटर में बहुत ज्यादा पढ़ लेते हो, कुछ ज्यादा ही फोकस केवल इन्हीं पे करते हो। 7 नंबर का ये, 7 नंबर का ये, 14 नंबर तो फिक्स। तो हाउस प्रॉपर्टी और सैलरी तो कोई भी नहीं छोड़ता, पर पीजीबीपी और कैपिटल गेन जनरली सभी छोड़ देते हैं, इसीलिए उनको फाइनल में फिर पढ़ाते हैं। तो इधर नाम लिखो, बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग। और जरा अपने मॉड्यूल में देखो, क्या ऐसा कोई नाम है क्या इंडेक्स में, बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग जैसा? है ना, वो कैपिटल गेन ही है, नाम बदल करके आ गया बस। क्या पूरा कैपिटल गेन पढ़ना है? बिल्कुल, इंटर का कैपिटल गेन तो पढ़ना ही पढ़ना है, मतलब ये सब देखना है, कैपिटल एसेट क्या होता है, कितना टाइम पीरियड, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म क्या होता है, उसके अलावा ट्रांसफर किसे बोला जाता है, सारी चीजें पढ़नी है। बट ज्यादा फोकस किस पे करना होगा? ट्रांजैक्शंस नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, सेक्शन 47 याद है? ट्रांजैक्शंस जिन्हें हम ट्रांसफर नहीं मानते, अमलगमेशन, डीमर्जर, स्लम सेल,
स्लम सेल पढ़ा था इंटर में, पर उधर तो उसको इतना वैल्यू नहीं करते हम, क्योंकि इंटर में क्वेश्चन नहीं आता। इधर 100% क्वेश्चन आता है स्लम सेल का, कंफर्म क्वेश्चन 101%। स्लम सेल का हर अटेम्प्ट में क्वेश्चन आया है, मेरे अटेम्प्ट से लेकर के आज तक, अभी तक। हमारे लिए भी स्लम सेल बहुत इंपॉर्टेंट था और आपके लिए भी स्लम सेल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे नेक्स्ट, कैपिटल गेन हो गया। फिर आपको अदर सोर्सेज भी पढ़ना है, IFOS भी पढ़ना है आपको, अदर सोर्स, कम फ्रॉम अदर। कितना पढ़ना है इंटर, उससे कम। फाइनल में भी अदर सोर्सेज आएगा, बट थोड़ा सा कम आएगा इंटरमीडिएट से। चलो शुक्र है, कुछ तो कम आया। ठीक है, फिर इधर इंटर का और क्या पढ़ना है आपको, डिडक्शंस। डिडक्शंस भी आएगी सारी कंप्लीट, 80C to 80U पूरी डिडक्शंस आएगी। हाँ, नहीं नहीं, यू के बाहर तो है ही नहीं। डिडक्शन मैक्सिमम यू तक ही है ना, तो वो सारी यू तक का आप पढ़ लोगे इधर, उसके बाहर तो सेक्शन ही नहीं है। चलिए, और है TDS। अब मैं इंटरमीडिएट के अंदर लिख रही हूँ, जो आपको फाइनल में भी पढ़ना है, उधर रिपीट नहीं करेंगे। TDS TCS, TDS TCS जो इंटर में पढ़ करके आए थे, वही आपको सेम फाइनल में पढ़ना है, सेम टू सेम। देन एडवांस टैक्स, एडवांस टैक्स, सेट ऑफ क्लबिंग, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड एंड क्लबिंग, इंटरमीडिएट का सेम। और एक हमारा मिसलेनियस टॉपिक्स के अंदर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर इनकम। ओके, अरे तो फिर फाइनल में पढ़ना ही क्या है एक्स्ट्रा, सब कुछ तो इंटर का ही पढ़ा रहे हो, फाइनल में क्या पढ़ना है। फाइनल में आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटीज, असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटीज। इंटरमीडिएट में आपने असेसमेंट करा था इंडिविजुअल और HUF का, HUF का भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, और एक आप केवल देखते हो AMT वाला प्रोविजन और देखते हो। AOP BOI भी इनफैक्ट अब हटा दिए, AOP BOI का असेसमेंट भी अब हटा दिया है इंस्टीट्यूट ने। तो फाइनल लेवल पर आपको इंडिविजुअल का असेसमेंट करना है, HUF का करना है, AOP BOI का देखना है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है इधर असेसमेंट, वो होता है कंपनी का, कंपनी और ट्रस्ट का असेसमेंट। इसीलिए मैंने आपसे AJP के बारे में पूछा, क्योंकि ट्रस्ट जाएगा AJP के अंदर। कंपनी का असेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और कंपनी के असेसमेंट से ही दूसरा चैप्टर आया मैट, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। AMT क्या होता है, AMT क्या होता है, केवल फुल फॉर्म। अच्छा, AMT होता है ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स, जो अदर देन कंपनीज बाकी सारे असेसीज पे लगता है। 18.5% कम से कम इतना तो पे करना ही है। सिमिलर जैसा AMT होता है ना, वैसा का वैसा ही एज इट इज लगता है कंपनीज पर मैट। बट पहले AMT से पहले एक्चुअली मैट आया था। इसकी वजह से आया था पता है, इंडिया में आप इनकम टैक्स के अंदर टोटल सेक्शंस पढ़ते हो 298। इनकम टैक्स में टोटल 298 सेक्शंस हैं। लास्ट वाला सेक्शन ये बोलता है, लास्ट ये जो 298 सेक्शन है वो ये बोलता है कि अगर आपको कोई भी समस्या आती है इनकम टैक्स के अंदर, तो आप केस वगैरह, केस लॉज को रेफर कर सकते हो। रिमूविंग द डिफिकल्टीज वाला सेक्शन है ये 298 सेक्शंस में से
मैक्सिमम सेक्शंस आज हम जो पढ़ते हैं ना इनकम टैक्स में, अच्छा इसमें इंटरनेशनल टैक्सेशन नहीं है, मैक्सिमम सेक्शंस जो हम पढ़ते हैं वो केवल इंडिया में एक ही इंसान की वजह से पढ़ते हैं हम, एंड दैट इज धीरू भाई अंबानी। मैक्सिमम इनकम टैक्स आप ये एक इंसान की वजह से ही पढ़ते हो। क्यों? क्योंकि 1996 तक इन्होंने यानी कि रिलायंस ने कोई टैक्स पे नहीं करा था, जबकि सोचो कितना पैसा था, है ना। आपने अगर गुरु मूवी देखी हो तो उसके अंदर जो इनकी एजीएम, जो इनकी बोर्ड मीटिंग्स होती थी वो स्टेडियम्स में होती थी। दैट मीन्स कितना ज्यादा तो शेयर होल्डिंग था, और इतना ज्यादा शेयर होल्डिंग था मतलब कितनी बड़ी कंपनी थी, फिर भी कोई टैक्स नहीं पे करते थे। तो कितने लूप होल्स थे इनकम टैक्स के अंदर, और उन सारे लूप होल्स का फायदा इन्होंने उठाया। जैसे जैसे ये फायदा उठाते गए वैसे वैसे इनकम टैक्स जागता गया और सेक्शंस पे सेक्शंस आते गए। तो 1961 में सोचो आप कि इनकम टैक्स कितना बेकार बना होगा, जिसमें इतने सारे लूप होल्स रहे होंगे, और वो इकट्ठा होता 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 आज आप इतना बड़ा इनकम टैक्स इन्हीं की वजह से पढ़ते हो। वो खुद तो चले गए, हमारे लिए इतना बड़ा इनकम टैक्स छोड़ गए। अब इन्होंने जब पहली बार टैक्स पे करा था ना, वो करा था 1997 या जाने 6 में, दोनों में से किसी एक ईयर में, बिकॉज मैट इंट्रोड्यूस हुआ था तब। मैट इंट्रोड्यूस ही इनकी वजह से करना पड़ा था। हाँ, मैट ही ये लेकर के आए हैं, ऐसा सोचो। तो जब पहली बार मैट आया तब रिलायंस इंडस्ट्रीज ने फर्स्ट टाइम इनकम टैक्स पे करा था। अदरवाइज जिस इनकम को गवर्नमेंट एग्जेम्प्ट करती थी, ये उसी से रिलेटेड बिजनेस करते थे, तो एग्जेम्प्ट हो गया। अल्टीमेटली एग्जेम्प्ट हो गया तो गवर्नमेंट को समझ में आया यार हमने एग्जेम्प्ट तो कर दिया, बट ये अगला आदमी इसमें इतना प्रॉफिट कमा रहा है, इसको फिर टैक्सेबल करो कुछ ना कुछ करके। सारे सेक्शन। ओके, तो हम मैट पढ़ेंगे, और मैट होता है कंपनीज का टैक्सेशन का एक और अलग तरीका। एक हो गया हमारा बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग, वो था कैपिटल गेन। नेक्स्ट, असेसमेंट प्रोसीजर। असेसमेंट प्रोसीजर अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फाइनल लेवल के लिए, जो आपने पहले कभी नहीं पढ़ा। इंटरमीडिएट में आपने असेसमेंट प्रोसीजर के बारे में कुछ नहीं पढ़ा। क्या होता है असेसमेंट प्रोसीजर? आप सर्वे कैसे करते हो? जैसे आपने सेल्फ असेस करा, आप अपनी रिटर्न भरते हो, रिटर्न की होती है स्क्रूटनी। आजकल रिटर्न्स की एआई के थ्रू स्क्रूटनी होती है। पहले क्या होता था? पहले मैनुअल स्क्रूटनीज होती थी, बट अब रिटर्न की स्क्रूटनी होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रैंडमली स्क्रूटनी करके रिटर्न्स दे देता है, फिर उसे एओ जो है वो पढ़ता है, देखता है कि हाँ भाई किसी की रिटर्न में अगर उसको गड़बड़ लगेगी तो उस इंसान का कंडक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा सर्च। सर्च के बाद में फिर उसका सर्वे होगा, सर्वे के बाद में सीजर होगा, और इन सब में अगर गड़बड़ लगी तो फिर डायरेक्टली होती है रेड, इनकम टैक्स रेड। जो आप रेड मूवी में देखा होगा, आपने सारी मूवीज आ रही हैं, अजय देवगन की रेड मूवी एकदम करेक्ट रिप्रेजेंट करा है उसके अंदर। और वो केस ना शायद भोपाल का था, जाने एक्चुअल रियलिटी में वो केस नहीं कर सकते, रियल केस है वो एकदम। और उसमें एकदम करेक्ट रिप्रेजेंट करा है कि आप सनराइज के बाद ही किसी के घर में एंटर होगे और सनसेट तक उस दिन की रेड को रोक दोगे। हाँ, रोक दो, बाहर नहीं जाना, कोई बाहर नहीं जाता और कोई अंदर नहीं आता एक्स्ट्रा आदमी। तो ये सारी चीजें लॉ में लिखी हुई है, वो सब उन्होंने ऐसा अपनी मन से कुछ भी नहीं करा, सब कुछ इनकम टैक्स एक्ट में मेंशन है। और ये सारी चीजें आप पढ़ोगे असेसमेंट प्रोसीजर में। क्यों पढ़ना है? हमें क्यों पढ़ा रहे हैं ये तो इनकम टैक्स ऑफिसर का काम है। हम इनकम टैक्स ऑफिसर बनेंगे नहीं, वो तो गवर्नमेंट एग्जाम के थ्रू बनता है, फिर हमें क्यों पढ़ा रहे हैं? नहीं, क्यों पढ़ा रहे हैं? परेशान करने का मोटिव है बस, है ना? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखो इनकम टैक्स ऑफिसर जो है
वो ऐसे अपनी मर्जी से नहीं जा सकता, वो आज मेरा मन कर रहा है इधर रेड रेड कंडक्ट कर देते हैं, नहीं, उसको परमिशन चाहिए होती है फाइनेंस मिनिस्टर की। फाइनेंस मिनिस्टर का साइन जाता है, तभी आप कोई रेड कंडक्ट कर सकते हो। ये फाइनेंस मिनिस्टर साइन किसके सजेशन पे करते हैं, ये या सीएमए के सजेशन। एंड दैट्स वाई आपको बिजनेस सॉरी असेसमेंट प्रोसीजर पढ़ाया, कि आपको एक नॉलेज होनी चाहिए। बाई चांस आप सीएमए करके अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब लगती है और वो टैक्सेशन रिलेटेड ही काम होता है, तो फिर आपसे कंसल्टेशन ली जाती है। और सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल है ये आपके फाइनल लेवल, और बहुत ही इंटरेस्टिंग है असेसमेंट प्रोसीजर। ओके, नेक्स्ट, इंटरनेशनल टैक्सेशन। इंटरनेशनल टैक्सेशन, नेक्स्ट जो टॉपिक हमें पढ़ना है वो है इंटरनेशनल टैक्सेशन। इंटरनेशनल टैक्सेशन में क्या होता है, इसके अंदर भी 3 टॉपिक्स आते हैं। सबसे पहला टी टी डबल ए, दूसरा ट्रांसफर प्राइसिंग, और तीसरा एनआर टैक्सेशन, नॉन रेजिडेंट का टैक्सेशन। ये कंप्लीट सेक्शन आपका 40% यानी कि 40 मार्क्स का आता है, तो ये खुद में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। अगर आप इसी को 100% कर लो तो पास तो आप यहाँ से ही श्योरिटी ले सकते हो, पर वैसे पास नहीं होना है। पेपर नंबर 15 में आप अपना टारगेट एटलीस्ट एग्जामेशन का तो लेकर के चलिए, और आती है एग्जामेशन, नहीं है बड़ी बात। अभी जो पेपर पैटर्न बदला है, एमसीक्यूज ही अगर आपके करेक्ट हो गए आधे, तो काफी हद तक मार्क्स तो आपको एमसीक्यूज ही दिलवा देंगे। ओके, अभी इसमें डीटी डबल ए, डीटी डबल ए क्या होता है, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। आज सपोज मेरा काम इंडिया में भी चलता है और यूएस में भी चलता है, ठीक है, मेरी एक एंटरप्राइज यूएस में भी है, तो क्या मुझे दोनों जगह सेम इनकम के ऊपर, क्या मुझे दोनों जगह टैक्स पे करना होगा, इंडिया में भी और यूएस में भी? गलत होगा ना यार, ये तो एक ही इनकम पे मैं 2 कंट्रीज में टैक्स क्यों पे करूं यार? तो ये नहीं पे करना है। इसकी वजह से क्या होता है, 2 कंट्रीज आपस में एग्रीमेंट करती है, एमओयू आपने सुना हो, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एमओयू 2 कंट्रीज आपस में करती है, और वो एमओयू के अंडर ही आपका डीटी डबल ए आता है, यानी कि डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। कि डबल टैक्सेशन को हम अवॉइड करेंगे, और जिस कंट्री में कम टैक्स रेट आएगी ना, उस कंट्री में टैक्स पे करेंगे, तो बेनिफिशियल ही है और होना भी चाहिए। फिर ट्रांसफर प्राइसिंग, फिर ट्रांसफर प्राइसिंग में क्या पढ़ते हैं हम, ट्रांसफर प्राइसिंग में हम ये पढ़ते हैं, मेरी 2 एंटरप्राइज इंडिया में और यूएस में, ठीक है, गवर्नमेंट को ये पता है कि वो जो है ना यूएस वाली, वो मेरी एसोसिएट एंटरप्राइज है, मतलब वो समहाउ मुझसे कनेक्टेड है, तो मैं उससे जो ट्रांजैक्शंस करूंगी वो मैं करूंगी आर्म्स लेंथ प्राइस पर। ये आर्म्स लेंथ प्राइस क्या हुई, मार्केट के कंपैरिजन में एक अलग प्राइस पे करूंगी ना, काइंड ऑफ आप ये मान लो सस्ता है ना, तो उस चीज को गवर्नमेंट चाहती है कि हम वो कंसिडर नहीं करेंगे, हम देखेंगे मार्केट रेट के हिसाब से, तो इसमें अलग अलग मेथड से हम आर्म्स लेंथ प्राइस निकालते हैं। और लास्ट, नॉन रेजिडेंट का टैक्सेशन, इसमें सबसे पहला वर्ड आ गया नॉन रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट कौन होता है, जो इंडिया में 182 डेज से कम रहा हो, बस, क्या है, हाँ जी, सेम 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 सेम, नो डिफरेंस है। हाँ जी हर्ष, वे क्या पिछली पुरानी बातें लेकर के आ गए, बताओ यार। हाँ बिल्कुल, बस इसीलिए नॉन रेजिडेंट का टैक्सेशन जो हम पढ़ते हैं ना, उसमें हम रेजिडेंशियल स्टेटस भी पढ़ेंगे। कई लोग मना करते हैं, नहीं पढ़ाते हैं, बट जरूरी है, आपको पता तो हो कि नॉन रेजिडेंट होता कौन है। मान लो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आया
वो इसी तरीके से फ्रेम हो गया कि पहले तो आपको सेक्शन 6 की कंडीशन चेक करनी है, रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करना है, और फिर एनआर टैक्सेशन निकालना है। 14 नंबर का एक ही क्वेश्चन आ गया। तो उसके लिए अपने को रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ना बहुत जरूरी है। पहले पता तो होना चाहिए एनआर होता कौन है। एकदम सही कंडीशन बोली, 182 डेज से कम तो जो भी है ना वो, और एक और बेसिक कंडीशन देखी जाती है 60 डेज इन प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज इन फोर प्रिसीडिंग प्रीवियस ईयर से पिछले वाले 4 साल। ये होता है आपका बेसिक कंडीशन। जो आदमी इनको भी फुलफिल नहीं करेगा वो नॉन रेजिडेंट बन जाता है। उसके टैक्सेशन के बारे में देखेंगे। नॉन रेजिडेंट इंडिया में आकर के कोई इनकम कमाता है, जैसे ये आईपीएल वाले जो आते हैं, या कोई रॉयल्टी हो गई नॉन रेजिडेंट को, टेक्निकल सर्विस का कोई पैसा है, उन सब पे टैक्सेशन कैसे लगेगा। डन, ये आपने लिख लिया सारा। ये हमारा इंटर और फाइनल का कंटेंट था जो हमको अभी पढ़ना है। हाँ बिल्कुल आएगा, टीडीएस और टीसीएस भी उधर आएगा। इंटर में जितने टॉपिक्स लिखे हुए हैं ये सारे पढ़ने हैं, और फाइनल में इनके अलावा जो लिखे हुए हैं वो भी पढ़ने हैं। तो ये सब कुछ अपना डीटी के टॉपिक्स होने वाले, एंड दैट इज वाई, क्योंकि इतने सारे टॉपिक्स हैं, दैट इज वाई ये एक वन ऑफ द लेंथीएस्ट सब्जेक्ट है। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, हर टॉपिक यानी कि हर चैप्टर खत्म होते ही ना आपका टेस्ट होगा। तो जो फेस टू फेस वाले हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो टेस्ट देने फेस टू फेस ही आए। ये टेस्ट बिल्कुल भी स्किप ना करें। ये क्लास वाले टेस्ट से ही आपको कॉन्फिडेंस आएगा, और आपका लास्ट में जाकर के ऐसा नहीं होगा कि यार डीटी तो तैयार ही नहीं हुआ या कुछ आता ही नहीं है। अभी हाथ की हाथ साथ के साथ में चैप्टर्स तैयार करते जाओगे ना, क्वेश्चंस करेंगे, जैसे ही चैप्टर खत्म हो जाएगा डाउट क्लास होगी, और डाउट क्लास के जस्ट नेक्स्ट डे टेस्ट होगा। नहीं दूंगी, चिंता नहीं करो, मैं करवाऊंगी। कि आपको खुद से कुछ नहीं लेना है, कोई मटेरियल वगैरह नहीं, मैं ही आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाऊंगी। मॉड्यूल में एक्चुअली फाइनल में क्या है, क्वेश्चंस ही नहीं है। इंटर में तो मॉड्यूल में क्वेश्चंस दे रखे हैं, बट फाइनल लेवल पे मॉड्यूल में एक तो पहली बात क्वेश्चंस बहुत ही कम है, और जो है उनका भी लेवल उतना अच्छा नहीं है जो इंस्टीट्यूट देता है एग्जाम। तो इंस्टीट्यूट फिर कहाँ से देता है, सीए के उठा करके देता है, और क्या करता है। ठीक है, चले आज के लिए इतना ही। अब अपना चैप्टर हम कल से स्टार्ट करेंगे, बेसिक्स वाला। टैक्स रेट्स पढ़ेंगे सबसे पहले, क्योंकि जो अभी इंटरिम बजट आया था, कब आया था? हम्म, कब आया था? है, इसी साल आया था। वैसे तो बजट तो फरवरी में आता है ना। हाँ, इंटरिम बजट आया था जुलाई, 25 जुलाई को। 25 नहीं, 23 जुलाई को आया था। 23 या 24 जुलाई में से एक दिन आया था। ठीक है, तो अब उस इंटरिम बजट में बहुत ज्यादा टैक्सेशन में चेंज करा है, खास करके आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर। कैपिटल गेन वाला जो है ना, उसमें बहुत चेंजेस करे। जैसे एक एग्जाम्पल आपको याद हो तो, आप लॉन्ग टर्म पे 10% टैक्स रेट देते थे, अब उसको 12.5 कर दिया। जो पहले 20% था उसको भी 12.5 कर दिया। हाँ, ये तो बढ़िया है। कुछ कुछ चीजें अच्छी भी करी, कुछ खराब भी करी। ओके, थैंक यू।